हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग उसे देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब नवीकरण योग्य है क्या? पार्ट 1 में मैंने बताया है कि संप्राप्यता के आधार पर हमारे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अनवीकरण जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मृदा जो है वो नवीकरण योग्य है, यानी इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब मृदा बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। मृदा एक जीवांत तंत्र है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं वो 6 प्रकार से करते हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल या पीली मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी और छठा वन मृदा या पर्वतीय मृदा। इसके बाद जो हमारी पहली मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है। यानी भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कितने परसेंट पाई जाती है? 40% पाई जाती है। इसका सर्वाधिक फैलाव यूपी में है। सर्वाधिक उपजाऊ है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ये फसलें गन्ना, चावल, गेहूँ, अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। एक क्रांति पूछता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति हमारी दलहन से संबंधित है। इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है और ये 2 प्रकार की होती है। पहला खादर, दूसरा बांगर। खादर जो होती है वो हमारी नई मिट्टी होती है और बांगर जो होती है वो हमारी पुरानी मिट्टी होती है। इसके बाद जो हमारी अगली मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग चेस्टनट या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। भारत में पाई जाने वाली यह तीसरी सर्वाधिक मिट्टी है। थर्ड। इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी के लावे से हुआ और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? चेस्टनट, रेंगुर और काली कपास मृदा। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अब स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मिट्टी सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो इसे जोतने की आवश्यकता नहीं होती है। फसल इसमें कपास होती है और सर्वाधिक फैलाव जो इसका है वो महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो हमारी अगली मृदा है वो है लाल मृदा। लाल मृदा का निर्माण जो हुआ है वो आग्नेय चट्टानों से हुआ है। लाल मृदा आग्नेय चट्टानों से बनी है, जबकि काली मृदा बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। इसका रंग लाल होता है और लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। इसका सर्वाधिक फैलाव तमिलनाडु में है। और अनाज यानी कि फसलें कौन सी उगेंगी? तो मोटे अनाज के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है। भारत में पाई जाने वाली यह दूसरी सर्वाधिक मृदा है। पहली हमारी जलोढ़ मिट्टी है, दूसरी हमारी लाल मिट्टी है और तीसरी हमारी काली मिट्टी है। ठीक है। इसमें चूना मिलाकर इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाई जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी में हम खाद या यूरिया मिलाकर उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, वैसे ही लाल मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए हम चूना मिलाते हैं। इसमें सिलिका आयरन की अधिकता होती है। फिर एक पॉइंट है कि ह्यूमस जीवाश्म के अंश काली मिट्टी में पाए जाते हैं। जीवाश्म अंग यानी कि जीवों के अवशेष किस मिट्टी में पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मिट्टी है वो है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और क्या है ग्रीक शब्द? तो लैटर है। इसका अर्थ क्या होता है? ईंट। ईंट याद करना ईजी है क्योंकि लैटेराइट मिट्टी का भी रंग लाल होता है और ईंट का रंग भी लाल होता है। कैसी मिट्टी है? ये अम्लीय है, इसका रंग लाल होता है। सर्वाधिक फैलाव कर्नाटक और आसाम में है। इसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण भारी वर्षा के निछालन या लिंचिंग से है। अब निछालन या लिंचिंग है क्या?
तो जब भारी वर्षा होती है तो ये मान लीजिए हमारी मृदा है, तो जब भारी वर्षा हो रही है तो इसकी ऊपर की लेयर हटती जाती हैं और जो बनती है मृदा वो लैटेराइट मिट्टी होती है। निछालन या लिंचिंग का मतलब ही यही होता है कि ऊपरी परतों का हट जाना। फसलें चाय कॉफ़ी। अच्छा, आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि चाय और कॉफ़ी के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं ताकि उनमें पानी अधिक रुके ना। अगर जो पानी रुकेगा तो चाय और कॉफ़ी के जो पेड़ हैं वो सड़ जाएंगे। तो चाय और कॉफ़ी के लिए कैसे खेत होने चाहिए? सीढ़ीदार खेत होने चाहिए। बात जो हमारी अगली मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। इसे रेतीली या लवड़ी मृदा कहते हैं। देखा होगा राजस्थान में पाई जाती है तो रेतीली होती, लवड़ी होती है। नीचे के परतों में चूने के कंकर की सतह होती है। जब हम इसको खोदेंगे तो नीचे की परतों में इसमें चूने के कंकर की सतह मिलेगी। सही तरीके का उपयोग करके कृषि योग बनाया जा सकता है। अगर हम इसमें प्रॉपर तरीके से सिंचाई करें या जो टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करें तो हम इसमें खेती कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली मिट्टी है वो है वन मृदा, और ये हमारी आखिरी मिट्टी है। ये मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षावन हो। कहाँ पाई जाएगी? जहाँ वर्षावन हो और पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी। बताइए था मैंने, इसे वन मृदा या पर्वतीय मृदा कहते हैं, तो पर्वतों में ही पाई जाएगी। पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव भी होता है। इसके बाद ये अधिसिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। अधिसिलिक मतलब एसिडिक, यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय होती है। नदियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ जाती है। जब ये नदियों के साथ बहकर आती है तो जो नदियों के निचले हिस्से होते हैं उसमें ये उपजाऊ जाती है, पेड़ पौधे उग सकते हैं। इसके बाद एक जो हमारी मिट्टी आती है वो आती है दोमट मिट्टी। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है और गेहूँ के लिए सबसे सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? तो वो है हमारी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी दो मिट्टियों से मिलकर बनी होती है, एक बलुई मिट्टी और दूसरी चिकनी मिट्टी। यानी आसान भाषा में कह सकते हैं कि बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी से मिलकर दोमट मिट्टी बनी होती है और इसमें गेहूं की फसल बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद जो हमारी एक लास्ट मिट्टी है वो है डेल्टाई मिट्टी। डेल्टाई मिट्टी का सर्वाधिक फैलाव पश्चिम बंगाल में है और इसमें फसल होती है जूट। डेल्टाई मिट्टी सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है। सबको पता है कि सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा अपरदन। तो पहला पॉइंट है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी मृदा की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। एक संकुचित लाइन में कहेंगे तो यही कहेंगे कि मृदा की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। फिर अपरदन भी कई प्रकार से होता है। अवनालिका अपरदन, चादर अपरदन, पवन अपरदन। तो पहला अपरदन जो है वो अवनालिका अपरदन है। तो क्या होता है अवनालिका अपरदन? बहता जल मृत्तिका योग मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। क्या होता है, जब नदी का पानी या बारिश का पानी बहता हुआ आता है तो वो मिट्टी को काटता जाता है, तो उसमें कई सारी नालियाँ जैसी बन जाती हैं। मतलब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी ने कंघा पकड़ के मिट्टी पे खींच दिया है। तो ऐसे अपरदन को हम लोग अवनालिका अपरदन कहते हैं। जो भूमि बनती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। अब जोतने योग्य नहीं रहेगी तो इसमें फसल भी नहीं होगी, यानी कि बंजर के समान हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है चादर अपरदन। चादर अपरदन क्या होता है? ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा की जो ऊपरी परत है पानी के साथ घुलकर बह गई तो इसे चादर अपरदन कहेंगे। इसके बाद जो है हमारा वो है पवन अवर्तन। पवन अपरदन मोटा माटी शब्द से निकालें तो पवनों के साथ जो मिट्टी उड़ जाती है उसे पवन अपरदन कहते हैं। यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया पवन अपरदन कहलाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया है कि रक्षक मेखला क्या होती है। एक बार फिर से बता देते हैं कि पेड़ों को कतार में लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। मान लीजिए ये खेत है और इसके किनारे किनारे हमने यहाँ पे पेड़ लगा दिए हैं चारों तरफ, तो ये पेड़ों की रक्षक मेखला कहलाती है। यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है काली मिट्टी को क्या कहते हैं? पर्वतीय मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, बंजर या कल्हर। तो सबको पता है कि काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहते हैं। रेंगुर मिट्टी के बाद चेस्टनट कहते हैं,
और चेस्टनट के बाद काली कपासी मृदा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन मृदा को क्या कहते हैं। पता है, खादर मृदा कहते हैं, बांगर तो पुरानी को कहते हैं, लाल मिट्टी तो है नहीं, पर्वतीय मिट्टी भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खादर मिट्टी। खादर मिट्टी नई मिट्टी होती है और बांगर मिट्टी जो होती है वो होती है पुरानी मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी है। सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। फर्स्ट पे जलोढ़ है, सेकंड पे लाल है और थर्ड पे काली मिट्टी है। इसके बाद है सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? काली मृदा में, लाल मृदा में, जलोढ़ मृदा में या पर्वतीय मृदा में? काली मृदा में होती है। किस अपर्दन से चंबल की घाटी का निर्माण हुआ है? पवन अपर्दन से, अवनालिका अपर्दन से, चादर अपर्दन से, इनमें से कोई नहीं। तो जो चंबल की घाटी का निर्माण हुआ है वो हुआ है अवनालिका अपर्दन से। लाल मिट्टी का सर्वाधिक फैलाव किस राज्य में है? तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक फैलाव महाराष्ट्र में है। यूपी में किसका है? यूपी में जलोढ़ मिट्टी का है। इसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पार्ट फर्स्ट से है, जिसमें जैव और अजैव संसाधन बताए गए थे। तो इनमें से आपको जैव संसाधन बताने हैं। तो पहला है नदी, पर्वत, पेड़ पौधे या ये सभी। तो जैव संसाधन मैंने बताए थे कि जिनमें जीवन हो। अब नदी में तो जीवन होता नहीं है, पर्वत में जीवन नहीं होता है, लेकिन पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अजैव संसाधन है, पहला है कोयला, दूसरा है पेड़ पौधे, तीसरा है पशु, चौथा है मत्स्य। अजैव बताने हैं यानी जिनमें जीवन नहीं हो। तो पेड़ पौधों में जीवन होता है, पशुओं में भी होता है, मत्स्य में भी होता है, कोयले में जीवन नहीं होता है। तो ये अजैव संसाधन हो जाएगा। संप्राप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताए हैं 2 प्रकार के। एक नवीकरण होते हैं और दूसरे अनवीकरण होते हैं। नवीकरण वे होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अनवीकरण वे होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़, मृदा हमारी कैसा संसाधन है? मृदा जो है हमारी वो नवीकरण संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरण संसाधन है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? जिन्होंने पार्ट फर्स्ट देखा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राज़ील में हुआ था और इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।